तो कुछ सवाल उठते हैं जो कि आखिरी दिन चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से रामनवमी की जनता को शुभकामनाएं दी, लेकिन टीका टिप्पणी भी हुई। इसलिए कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में इन सवालों को थोड़ा सा मंथन किया जाए, थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए। ये सवाल क्या है, इस पर नजर डालते हैं। फर्स्ट फेज के मतदान से पहले राम नाम की धूम क्या दर्शाती है? क्या राम मंदिर को मुद्दा बनाकर बीजेपी हिंदू वोट साधना चाह रही है? क्या ये बेरोजगारी महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या कांग्रेस के ये आरोप तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा हैं? आम आदमी पार्टी का राम राज्य वेबसाइट लॉन्च क्या दर्शाता है, समझेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। अनिल सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी से मीना तारनाइक जी जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवांश शर्मा जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। अनिल सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, ये जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नज़ारा देखा गया, रामनवमी भी संयोग से इसी दिन आ गई। आप इस दिन जिस तरीके से राजनीति देखी गई है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जनता के मुद्दों पर कम और राम लला के सूर्याभिषेक की बात तो हो ही रही थी, आस्था की बात स्वाभाविक है, होगी ही, लेकिन इसे जरिया भी बनाया गया एक दूसरे को घेरने के लिए। अनिल सर, देखिए, ये आपने कहा कि संयोग से रामनवमी आ गई, वो ऐसी बात नहीं है, संयोग से नहीं आई है। उन्होंने ठीक इसके बाद जो चुनाव का जिस तरह से बनाया कैलेंडर चुनाव आयोग ने, वो रामनवमी के एक दिन मतलब उसी के हिसाब से बनाया है, इसीलिए संयोग से नहीं आया। मैं सिर्फ आपसे ये असहमति जाहिर करूंगा कि संयोग से नहीं आया। राम ये प्लान किया गया, ये प्लान किया गया और ये बीजेपी के मतलब के लिए प्लान किया चुनाव आयोग ने। एक तो ये बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत मतलब इन्होंने इस बार तो कम से कम बहुत कोशिश की है, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के, और लगातार जब से चालू है ये मंदिर, आपको पता ही होगा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से शंकराचार्य ने इसका विरोध किया कि प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से अधूरे मंदिर में नहीं होना चाहिए, और सारी और भी विरोध रहा। ये मतलब उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर के किस तरह से उसको राजनीतिक शो किया, उसमें अंबानी अडानी सबको इनविटेशन दिया और सारे राजनीतिक दलों को इनविटेशन, कुछ को और कुछ को नहीं भी दिया, और उसके बाद कहने लगे कि इनविटेशन से नहीं आया इसका मतलब आपकी आस्था नहीं है। अगर आप मतलब ये कोई भी लॉजिक जो हिंदुस्तान में रहता है उसको सबको पता है कि अगर आपके यहाँ अगर पूजा पर निमंत्रण मिला, आप नहीं भी गए, तो इससे आपकी आस्था पर कोई असर नहीं होता है। ये छोटी सी बात है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान पहला कंट्री है जिसमें कि अमेरिका कैथोलिक कंट्री है, आपको पता होगा, कैथोलिक उसका ऑफिशियल रिलीजन है। उसके बाद इंग्लैंड में जो दूसरा प्रोटेस्टेंट है या जो भी है, उनका एक अपना चर्च है जिसका कि एंग्लिकन चर्च है मेरे ख्याल में, उसको मानते हैं, वो उनका ऑफिशियल रिलीजन है। लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री को देखा है क्या कि वो जीसस का ये लेकर के जाए, क्रॉस लेकर के घूमे? और ये पतन है, राजनीति का पतन है, इसमें कोई आस्था वास्था का कोई चक्कर नहीं है। और आस्था की क्या बात करेंगे, रामचरितमानस जिस समय लिखा गया उस समय अकबर का राज था, तो आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती है कि एक मुगल काल में वो सबसे जो लोकप्रिय ग्रंथ है राम पे लिखा हुआ रामचरितमानस, वो लिखा गया। तो इसीलिए उसका क्रेडिट, मतलब ये क्या चल रहा है, ये मेरी समझ से तो बाहर है भाई। जी, तो आप राजनीति का पतन इसे करार देंगे? जी, राजनीतिक का पतन तो है ही। दूसरा है क्या कि अभी आप तो जानते ही हैं, गुंजन सिन्हा को आपने देखा, ये उनका एक मैसेज आया कि किस तरह से आरा में जहाँ अभी वो रह रहे हैं, जो उनका घर है, वहाँ पर तलवार लेकर के और बाइक पे लोग घूम रहे हैं और उसके झंडे बिंडे और नारे, वो बोले कि ये नारे हमने कभी नहीं सुने थे, इस तरह के नारे, मतलब नाराए तदबीर टाइप का नारा जो है वो जय श्री राम को बना दिया गया, उसको लेकर के बहुत उनको ये था। तो ये जो इसका मतलब धर्म का जिस तरह से इस्तेमाल है, सांप्रदायिकता तो है ही, लेकिन धर्म का भी ये पतन है कि इस तरह से जो आप बताइए कि जिस तरह से वो सूर्य तिलक और ये सब का प्रधानमंत्री ने किया, क्या हक है उनको? किस मठ के आचार्य हैं भाई, किस ये के है, मतलब कौन उनकी क्या है, मतलब जिसको क्या हैसियत क्या है धर्म के हिसाब से? कौन से ऐसे विवेकानंद है वो या रामकृष्ण परमहंस हैं जो उनको धर्म सारा ठेका ले लिया है?
तो ये आपको, मुझको लग रहा है क्या कि पूरी कोशिश उसकी हुई, लेकिन इसका फायदा मिलेगा मुझको डाउट है। आपने जो कहा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो राजनीति के जो मुद्दे होने चाहिए, उस मुद्दे से भागने का जो तरीका है, जो आपने कहा ध्यान हटाने का, भागने का जो तरीका है, वो इससे एस्केप नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। जी, तो मीना जी आपसे जवाब, क्योंकि सीधे सीधे ये प्लान किया गया, चुनाव आयोग पर सीधा सीधा आरोप भी कि ये बीजेपी के लिए इस तरह से प्लान किया गया था और ये राजनीति का पतन भी, इसका जवाब क्या देगी बीजेपी? अनम्यूट कर ले मीना जी। नेहा जी, सबसे पहले तो आपको श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज आप 500 सभी को साल के बाद जी। पूरा भारत जो है श्री राम लला जी का जन्मोत्सव जो है राम मंदिर अयोध्या जी में मना रहा है, और उसके साथ साथ आज भव्य जो है सूर्य तिलक भी हुआ। इसके लिए मैं पूरे भारतवर्ष को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जी, हमारी तरफ से भी आप सभी को जी। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं, वो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित, महिला, युवा और किसानों को जो है लगातार उनको ताकत और मजबूत करने के लिए जो है लगातार काम करते रही है। और जिसका उदाहरण जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो है विश्वकर्मा योजना के साथ जोड़कर जो है उनको, जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे टैलेंट्स थे, हुनर थे, उसमें जो है उनको उस योजना के साथ जोड़ा गया। किस तरह जो है विधानसभा और लोकसभा में जो है आरक्षण देकर जो है उनको एम्पावर किया गया। किस तरह 500 साल के बाद जो है अयोध्या जी में श्री राम मंदिर जी का निर्माण हुआ। किस तरह जो है आर्टिकल 370 से जो है हमें जो है मुक्ति मिली, 1 रैंक 1 पेंशन जो है हम आज जो हमारे फौज के जो हमारे भाई है उनको जो है ये आदर मिला। इसके साथ साथ किस तरह से आज जो है हमारे देश के पास अपना एक नया संसद भवन जो है हमें मिला, और सिटीजनशिप एक्ट में जो है अमेंडमेंट के द्वारा जो है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हमारे माइनॉरिटीज थे, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्ध जो है, जिनके साथ जो है जिनका उत्पीड़न हो रहा था, जिनके साथ बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनके कन्वर्जन कराए जा रहे थे, और कई सालों से जो है वो हमारे देश में रहकर जो है नागरिकता की इंतजार कर रहे थे, और उनको ये सम्मान दिया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जितना भी पिछले 10 सालों में हुआ, उसमें ना तो किसी की जाति देखी गई, ना तो किसी की धर्म देखा गया। आज यदि उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो उसमें हर किसी को जो है अपना लगभग हर घर में जो है बिना उनका धर्म जाति देखकर जो है उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ा गया। यदि मीना जी, रैलियों में बार बार विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है कि वो सनातन धर्म विरोधी हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है जनता को आकर्षित करने का और विपक्ष को घेरने का? देखो नेहा जी, मुझे पता नहीं कि ये जितने भी विपक्षी दल हैं, इनको श्री रामचंद्र जी के नाम से इतनी ईर्ष्या और इतनी चिढ़ क्यों है। श्री राम जी तो जो है भारत के जन जन में, कण कण में, जब से बच्चा जो पैदा होता है, उस जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, श्री राम वो साथ में चलते हैं। तो ना तो भारत के किसी भी व्यक्ति को रामचंद्र जी से दूर करा जा सकता है जो ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये सनातन की प्राणवायु है। तो ये कहना कि भाई इससे राजनीतिकरण हो रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और आप भारत जो 110 करोड़ जनता जो है, जो इस आस्था के साथ जुड़ी हुई है, आप उसकी आस्था के ऊपर जो है कुछ वोट पहुंचा। ठीक है मीना जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और निवान शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रवक्ता, जिन्होंने दिल्ली में आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च की है और राम राज्य के लिए जो सपना देखती है भारत की जनता, उसके लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं राम पर राजनीति का हिस्सा आप भी बनती नजर आ रही है। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि रामनवमी पर राम राज्य वेबसाइट लॉन्च करना किस तरह की राजनीति का हिस्सा माना जाए। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधा संवाद। क्या राम पर राजनीति हो रही है भारत में? लोकसभा चुनाव का पहला
चरण जो है 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राम मंदिर से लेकर राम के मुद्दे पर राजनीति होती देखी गई है। आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट लॉन्च की है, राम राज्य आपका राम राज्य। आइए निवान शर्मा जी के पास जाते हैं। निवान जी, मैं समझना चाहती हूँ कि रामनवमी का अवसर चुना पार्टी ने, ये किस तरह की आपकी राजनीति दर्शाती है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। और आज सभी आपके दर्शकों को भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, यही बुनियादी डिफरेंस जो आम आदमी पार्टी और भाजपा में है वो यही है। हम लोग श्री राम जी के जीवन से प्रेरणा लेके उसको काम में, एनर्जी को काम में यूटिलाइज करते हैं। हम लोगों के लिए काम करने में विश्वास करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक बबल क्रिएट करते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगने की राजनीति करते हैं, लोगों को डिवाइड करने की बात करते हैं और काम कुछ नहीं करते। और कोशिश ये करते हैं कि हम किसी तरह से बस लोगों को एक डरा कर और लोगों को एक ऐसा नजरिया पेश करें जिसमें हम केवल लोगों को ये बताएं कि अगर हम नहीं होंगे तो आपकी सुरक्षा या आपकी सेफ्टी इस देश में पॉसिबल नहीं है। ये इनका पूरा एक एजेंडा है। जो ये बबल क्रिएट करते हैं, ये पूरा इनका बबल है। आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है, इनका बबल एक्सपोज भी करती है, इनके गुब्बारे को फोड़ती भी है और करके भी दिखाती है कि एक्चुअल में जो राम राज्य एक्चुअल में जो चाहता है कि हम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेके उसको जमीन पर अपनाएं और उसको करके दिखाएं, वो करके भी दिखाती है। आज जो हमने राम राज्य वेबसाइट लॉन्च करी है, एक देश में पहली बार ऐसी सरकार है जो ऐसी वेबसाइट लॉन्च करके लोगों को बता रही है कि हमने किस तरह से 10 साल में जो श्री राम के जीवन से सीखा उसको कैसे सरकार के रूप में इंप्लीमेंट किया। ये एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही रिमार्केबल इनिशिएटिव है जो दिल्ली सरकार ने लिया है। आप उस वेबसाइट पे जाइए और आप उस वेबसाइट पे देखिए, किसी नेता का भाषण नहीं मिलेगा आपको वहां पे। आपको केवल और केवल लोगों का फीडबैक मिलेगा और दिल्ली सरकार के काम मिलेंगे। इनकी तरह नहीं कि केवल भाषणबाजी, केवल और केवल भाषण, हर बात में भाषण, रोज भाषण, दिन में 10-10 भाषण, लेकिन काम जीरो। अभी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमने 10 साल में, आप देखिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं ये लोग। इन्होंने कहा हमने 10 साल में किसानों के लिए ये कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम आय दुगना करेंगे। आज किसान जो है कर्ज दुगना लेके और सुसाइड करने पर मजबूर है। कैसे 6 महीने से किसान दिल्ली हरियाणा, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठा है और उनके ऊपर क्या इन्होंने, देश की पहली सरकार ऐसी आ गई जो किसानों पे एनएसए लगाती है, जो किसानों पे पैलेट गन से वॉर करती है, जो किसानों के ऊपर ड्रोन से जो है वो आंसू गैस छोड़ती है। ऐसी सरकार आ गई है देश में। 700 किसानों की शहादत के बाद जो है ये लोग माफी मांगते हैं कि गलती हो गई और आज तक शोक प्रस्ताव एक पास नहीं कर पाई ये संसद में। 700 किसान शहीद हो गए। ये कहते हैं हम किसान हमारे साथ हैं। इन्होंने क्या कहा, महिलाएं हमारे साथ हैं। महिलाओं के लिए हमने सिलेंडर उज्ज्वला योजना लेकर आए। ये राजस्थान के चुनाव में कहते हैं हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। उसके बाद जो है ये संसद में कहते हैं हमने कभी नहीं कहा हम 450 का सिलेंडर देंगे। आप इनकी पूरे राजस्थान की कैंपेन देख लीजिए, 450 के सिलेंडर की होर्डिंग लगा दी है और संसद में मना कर दिया इन्होंने। ये इनके झूठ का पैमाना है। उसके बाद ये कहते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं सरकार से पैसा ही नहीं आता। इन्होंने कहा विमेन रिजर्वेशन बिल। देखिए कितना झूठ। ये विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा ये पता नहीं है इनको। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि विमेन रिजर्वेशन बिल ये अभी चुनाव से पहले इंप्लीमेंट कर दें। 6-7 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ बोलेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं, हमें समझ में नहीं आता जी। उसके बाद ये कहते हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध लगा हुआ है। ये हमारी महान सरकार जो है ये युवाओं को इजराइल भेज रही है। ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करते हैं। ये जीरो काम करते हैं। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। ये कहते थे कोयला घोटाला। आज कोयला घोटाले का जो मास्टरमाइंड है उसको बीजेपी में ले लिया। आदर्श घोटाले के मास्टरमाइंड को बीजेपी में राज्यसभा से भेज दिया। उसके बाद 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला जिसको बोलते थे उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिसको 50,000 करोड़ का घोटाला बोलते उसको मुख्यमंत्री बना दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में आपके मुखिया भी जेल में है निवान जी। भ्रष्टाचार के मामले में आपके मुखिया जेल में है और बार-बार देखिए जी हाँ, अगर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में मुखिया जेल में है, 2 साल से इंक्वायरी चल रही है, एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं,
आप सारे देश के भ्रष्टाचारियों को उठा के अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं, और जो आपके सामने घुटने नहीं टेक रहा, जो आपके सामने आंखों में आंखें डाल के आपको बता रहा है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, उसको उठा के जेल में डाल दीजिए। पहले क्या करते थे, ये 50 खोखा करके विधायक खरीदते थे, सरकारें गिराते थे। अब तो सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया इन्होंने, ये केवल और एक केस दर्ज कर देते हैं, उसके बाद एक गवाह खड़ा कर देते हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, अपने आप जो है अस्त व्यस्त कर दिया आपने प्रदेश को। और गवाह कौन है, सुनिए आप, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके दर्शकों के लिए, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। जी बिल्कुल लास्ट 10 सेकंड, वो गवाह हैं जो बीजेपी को चंदा देते हैं और उनको बेल मिल जाती है। 9 बार वो कहते हैं कि हमारा अरविंद केजरीवाल से कोई रिलेशन नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, और 10वें बयान में जब वो बीजेपी को चंदा देते हैं 50 करोड़ रुपए का, 10वें बयान में वो कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, तो उनको बेल मिल जाती है और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देते हैं। निवान जी, कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना है, कहीं ना कहीं जो है इस पर एक राहत नहीं मिल पाई। किसने कहा कि नहीं माना? कोर्ट ने नहीं माना। किसने कहा नहीं? कोर्ट ने नहीं माना, हाई कोर्ट ने नहीं माना। ऐसा कुछ नहीं है, हाईकोर्ट की टिप्पणी में, हाईकोर्ट की टिप्पणी में आप पढ़ लीजिएगा, हाईकोर्ट की टिप्पणी में कोर्ट के सामने अप्रूवल के बयान को जो है एंडोर्स किया है। जी नहीं, आपने देखिए, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? मैं आपको डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कोर्ट ने एंडोर्स किया है बीजेपी के साथ जो है वो दोनों गवाहों का डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाया हमने। एक गवाह को जो है वो इन्होंने टीडीपी से, अपनी जो पार्टनर है एनडीए में, उससे टिकट दी, डायरेक्ट रिलेशन नंबर 1, वो अप्रूवर है। सेकंड गवाह जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन विद बीजेपी है, वो 60 करोड़ रुपए का बीजेपी को चंदा देता है, इमीडिएटली बाद उसको बेल मिल जाती है। ये तो डायरेक्ट हुआ है। और ये जो आप बता रहे हैं कि कोर्ट नहीं माना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इसी सेम केस में संजय सिंह जी को बेल मिल चुकी है, और इसी सेम केस में जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। इनका बबल पूरी तरह से फूट चुका है। अब ये क्यों शराब घोटाला नहीं करते? क्योंकि शराब घोटाला में डायरेक्ट में आ गया कि वो शराब घोटाला बीजेपी ने किया, इसीलिए अब ये शराब घोटाले की बात नहीं करते। ठीक है। भ्रष्टाचार पर कौन साफ है और किसके दामन पर दाग है, ये तो चुनाव में जनता भी इस पर जरूर फैसला सुनाएगी और अपने वोटों के जरिए। अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी का ये जो वेबसाइट लॉन्च है राम राज्य, इस पर क्या कहीं ना कहीं ये जो राम पर राजनीति है ये उसी का हिस्सा नहीं नजर आती? आपकी क्या समीक्षा, आपका क्या आकलन? देखिए, मैं इसके खिलाफ हूँ, और हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। राजनीति वो ठीक है, अपना जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो काम किया है वो भी, और दूसरा है क्या कि उनको जिस तरह से फंसाया जा रहा है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है, और वो भी चुनाव के वक्त पर, वो उसका एकदम निंदनीय नहीं, एकदम अति निंदनीय है। लेकिन मैं ये इस तरह की पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ, चाहे आप हनुमान चालीसा पाठ करिए या रामराज के नाम, रामराज मतलब कि आपका रामराज वगैरह वाला, ये सब की मतलब राम रहीम के का रूट लेने की जरूरत नहीं है, वो रास्ता कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में एक सेकुलर संविधान है, और संविधान में इसकी व्यवस्था है कि राम के नाम पर या किसी रहीम के नाम पर या किसी भी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये चुनाव सीधे सीधे लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और देश का प्रधानमंत्री सूर्य तिलक और करवा रहा है लोगों से। तो ये सारा कुछ जो है। और दूसरी बात है कि मैं जरा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मीना जी का जो था उस पर, कि वो आप देखिए कि 500 साल वाला कौन डेट, किसका डेट में 500 साल से क्या आपने मुक्त कराया है? रामलीला क्या हिंदुस्तान में नहीं चल रहा था मुगल काल में? रामलीला घर घर में चल रहा था क्या? ये आरएसएस और बीजेपी वालों ने लगाया है क्या? या राम का नाम क्या इन्होंने ईजाद किया है क्या? सही कहा इन्होंने कि जो जन्म से लेकर के मरण तक, तो मरण तक तो कबीर ने किया ना, वो कोई इनके किसी कवि तो नहीं किया। मैं तो किसी कवि को नहीं जानता जो आरएसएस या भाजपा से जुड़ा हुआ हो और कोई राम के बारे में कोई बहुत बड़ी चीज लिखा हो, और बल्कि दूसरे लोगों को जानता हूँ। राम कथा जो राम पर जो सबसे बेहतरीन काम किया राम कथा के विकास पर, वो फादर कामिल गुल के हैं, जो कि फादर थे, बकायदा बाहर से आए हुए थे। तो ये और उसके बाद राम पर जो है कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने काम किया है जी। तो यार खुद कहा उन्होंने कि इमाम हिंद इकबाल ने, जिन्होंने की पाकिस्तान की वकालत की थी, उन्होंने भी राम को कहा इमाम हिंद जी। तो और आप एक से एक, और जो ये जो मतलब कि अब ये जो नैरेटिव है कि 500 साल में आजाद कराया है, कौन चीज किसको आजाद कराया है भाई जी? राम को कोई अभी चले जाइए देश भर में जितने मंदिर हैं, क्या ये आरएसएस वालों ने बनाया है क्या? और एक से एक बनाए हुए मंदिर है।
तो उससे बेहतर मंदिर होगा क्या? अभी अजंता एलोरा से लेकर के देश भर में मंदिर, देश भर में हिंदुस्तान तो इसके लिए जाना ही जाता है कि बेहतरीन कला का किया। वो उसमें से कुछ मुगल काल में भी बने हुए हैं। जी तो ये जो नैरेटिव है 500 साल, कौन डेट से है 500 साल? अब मैं आपको एक थोड़ा सा जी इतिहास थोड़ा सा बता दूं। जी ये जो 500 साल की बात करते हैं, तो जो सल्तनत पीरियड है उसका तो जौनपुर तक भी नहीं था राज, पूरा हिंदुस्तान आजादी था। ये जो सल्तनत पीरियड है मुगल काल के पहले, उनका तो दिल्ली के आसपास और जौनपुर भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा थोड़े दूर अयोध्या से भी नीचे। तो ये तो ये मुल्क का इस तरह से थोड़े यार, मुगल काल में भी शिवाजी महाराज यहाँ महाराष्ट्र में कोई मुगल काल चल रहा था क्या? दक्षिण का पूरा राज्य विजयनगर से लेकर के सब ये तो उसी काल में था। ऐसा कुछ से कुछ मतलब इतिहास भूगोल सबका। अच्छा एक लाइन लास्ट कहूंगा, पूरे देश में सनातन का नाम ले रहे हैं, सबसे ज्यादा सनातन की रक्षा दक्षिण के लोगों ने की है। अब वहां जाकर के वहां भाषण दे रहे हैं, वहां के समाज को डिवाइड करना चाहते हैं। उन्होंने एक तरक्की की अपना द्रविडियन जो आइडेंटिटी को लेकर के, और पेरियार ने एक गरीब लोगों का, नीचे के लोगों का, वंचित लोगों का आंदोलन खड़ा किया, और वो एक कन्फ्लिक्ट है, वो एक सोशल कन्फ्लिक्ट है। अब सनातन का आप कौन है भाई सनातन के? जी मैं तो मेरा तो अपना दुर्गा स्थान है भाई, मेरे पैतृक मेरा दुर्गा स्थान है। तो हमको ये सिखाएंगे कि राम को कैसे पूजा जाता है और इनका है। और ये कम से कम लोकतंत्र के उत्सव का मुद्दा नहीं हो सकता। उससे कुछ ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राम के नाम पर भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीति की जा रही है, और सब इस पर राजनीति करते हुए वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता बीना ताडाइज भी जुड़ी हुई। आइए उनसे समझते हैं कि जो 500 साल का जो कॉन्सेप्ट, गृह मंत्री ने भी इस पर जनता को शुभकामना देते हुए ये कोट किया है। मीना जी, आपका क्या इस पर पक्ष रखेंगी पार्टी की तरफ से, क्या स्पष्टीकरण? नेहा जी, पहले तो मैं अनिल जी के लिए मैं बोल दूं, मुझे लगता है कि इनको श्री राम से और अयोध्या जी में राम मंदिर के निर्माण से जो है ज्यादा ही परेशानी है। तो मेरा निवेदन है कि इन्हें जो है भारत की जो आस्था है उसका जो है सम्मान करना चाहिए। दूसरा जो है जो आपने कहा, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोपहर को, और इन्होंने कोई राम राज्य वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है। उसमें नेहा जी, मैं आपके एक चीज बताना चाहूंगी कि राम राज्य में जो राजा होता है उसकी जो सबसे पहले जिम्मेवारी होती है कि नैतिकता का वो पालन करे, चरित्र को वो दूषित ना करे, लोगों के हित के लिए काम करे, और राज्य की जो संपत्ति है, जो धन है, उसको राज्य के भलाई के लिए वो लेकर राज्य में काम। हम जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कहना देखते हैं, जो ये वेबसाइट में कहा कि हम पंजाब और दिल्ली का जो मॉडल जो है इस वेबसाइट में दिखाएंगे। हम देख अन्ना को जो अन्ना हजारे जी पीढ़ी उठाकर ये अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए, और राजनीति में करप्शन मूवमेंट होकर जो है। मीना जी, आपकी आवाज टूट कर हम तक पहुंच रही है, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैं निवान जी के पास जाऊंगी, और इस बीच आपसे निवेदन है कि आप दोबारा से अपना जो है संपर्क, तकनीकी जो समस्या है इसको दुरुस्त करें। निवान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मीना जी ने जो आरोप लगाया है कि सीधे सीधे जो मुखिया है उसको अपने चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिए, राम पर राजनीति कर रहे हैं आप, और इस पर सवाल बीजेपी भी उठा रही है। नहीं, ये देखिए, मुखिया की बात कर रहे हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की, अरविंद केजरीवाल की किसकी बात कर रहे हैं? जी, तो अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल राम राज्य का पालन कर रहे हैं। वो तो शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। आज गरीब बच्चा दिल्ली का अगर ये सपना देख सकता है कि मैं IIT, IIM जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ सकता हूं, तो वो किसने किया? वो अरविंद केजरीवाल ने किया। अगर आज गरीब से गरीब फैमिली का व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरा 5 स्टार हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो सकता है, मेरी जान बच सकती है बड़ी से बड़ी बीमारी होने के बाद भी, तो वो किसने किया? वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अगर आज दिल्ली के 90% हॉस्पिटल 5 स्टार हॉस्पिटल होते हैं क्या?
निवान जी, 5 स्टार हॉस्पिटल्स होते हैं क्या? आप शायद आप दिल्ली के हेल्थ स्कीम के बारे में अवेयर नहीं है, मैं बता देता हूँ। आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लीजिए, पैसा सरकार देगी। ये दिल्ली की स्कीम है। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आप केवल सरकारी अस्पताल में जाके करवाएंगे इलाज। आप मैक्स में बड़े बड़े फोर्टिस में जाके इलाज करा लीजिए, खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये दिल्ली की हेल्थ स्कीम है, तभी मैंने 5 स्टार कहा। उसके बाद आप दिल्ली के 90% लोग जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि ये स्कीम दी गई कि अगर आप नहीं चाहते कि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी लें तो आप छोड़ दीजिए। 90% लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो। इसका मतलब वो अरविंद केजरीवाल जी पे यकीन करते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है तो ये सही कर रहा है। आज दिल्ली में जो हम एक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हम जो पैसा जनरेट कर रहे हैं, वो पैसा 100% लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। फ्री बस सर्विसेज महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी जा रही है, हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। कोविड के टाइम पे आपने देखा कि जो हमारे रिक्शे वाले हैं या जो मजदूर भाई हैं जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको 5,000 रुपए सरकार ने दिए। इतना सब कुछ करने के बाद आज देश की इकलौती सरकार मुनाफे में चल रही है। 14,000 करोड़ रुपए का हमने मुनाफा किया। दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा के अंदर महंगी बिजली है, बिजली एक्सपोर्ट की जाती है, फिर भी जो है जो इनका इलेक्ट्रिकल जो बिजली विभाग है वो 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। हम फ्री बिजली देते हैं, बिजली इंपोर्ट करते हैं और 14,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। ये है असली राम राज्य हमारे हिसाब से। हम इस राम राज्य की बात कर रहे हैं और ये क्या बातें करते हैं, ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने की बातें करते हैं। क्या आज 2014 में ही आप देखिए, इनका पैटर्न समझिए आप। इनके पास काम करने के लिए कोई विजन नहीं है। ये 2014 में 2022 का विजन देते थे। क्या बोलते थे? हर सर पे छत देंगे, हर सर पे छत निवान जी एक सवाल है तो क्या योजना में ये अपने निवान जी एक सवाल, बीजेपी शासित स्टेट्स की बात मानने को खारिज कर देते हैं। ठीक है निवान जी, एक सवाल, क्या आम आदमी पार्टी का जो विजन है देश के लिए वो राम राज्य का विजन है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, राम राज्य क्या बोलता है आप देखिए, आप राम राज्य को किसी धर्म से मत जोड़िए। मीना जी मैं आऊंगी राम आपके राज्य पास। क्या जी बोलता है? राम राज्य ये बोलता है कि एक ऐसा राज्य जहां पे कोई भी बीमार ना हो, जहां पे सभी शिक्षित हो, जहां पे कोई स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस मतलब लड़ाई झगड़ा, जहां पे सब लोग मिलजुल के रहे और सबका सम्मान हो। यही है राम राज्य। ठीक है, सबका सम्मान हो। बीजेपी भी कहती है कि सबका विकास हो। मीना जी कुछ कहना चाहती हैं, उत्तर देना चाहती हैं आपके आरोपों पर। तो मीना जी आप संक्षेप में अपनी बात रखें, फिर मैं अनिल जी के पास अगला सवाल लेना चाहती हूँ। जी मैं कट गया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पूरा समय देंगे। जी मैं कह रही थी राम राज्य की जो कल्पना है वो ये कहती है कि जो वहाँ का राजा होता है वो नैतिकता का पालन करता है, तो उसका चरित्र दूषित नहीं होता, वो लोगों के हित में काम करता है, लोगों के लिए काम करता है और अपने राज्य की संपत्ति जो है वो बचा कर रखता है उस राज्य हित के लिए। और हम यहाँ देख रहे हैं, आवाज ठीक आ रही है? मैंने जी थोड़ी देर टूट रही, लेकिन आप बात रखिए। जी हाँ जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह जो है आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर राजनीति में आती है और आज पूरी तरह से खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। किस तरह से 5 रुपए का पेन रखने वाला इनका जो मुखिया है आज 45 करोड़ के शीश महल में रहता है, जहां पर 9 लाख का जो टॉयलेट का पॉट लगाता है, 8 लाख के पत्ते लगाता है, 8 लाख जो है घास लगाता है। आज हम निवान जी मैं आपके पास आऊंगी। जी मीना जी बात पूरी करें। जी देखते हैं हम किस तरह से इनका राजा जो है मनोज सिसोदिया जी से, तो जब वो जेल में जाते हैं उनसे रेजिग्नेशन लेते हैं, पर खुद जो है वो कहते हैं कि मैं जेल के पीछे रहकर जो है मैं वो सत्ता चलाऊंगा। ठीक है, आप ऑनरेबल कोर्ट में जाकर जो है आप जो है मीना जी संक्षेप में जी निवेदन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और अप्रूवल्स के ऊपर आप शक जाहिर करते हैं और ऑनरेबल कोर्ट कहते हैं कि भाई यदि आप अप्रूवल्स के ऊपर शक जाहिर कर रहे हैं तो आप जुडिशियल के ऊपर शक कर रहे हैं। आप पंजाब में स्थिति देखिए कि इनके खुद के एमएलए जो है, नॉर्थ अमृतसर के एमएलए विवेक प्रताप सिंह जो है, इनकी आम आदमी पार्टी के मंच पर खड़े होकर सीधा इल्जाम लगाते हैं राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर कि इन्होंने जो है पंजाब की जनता के साथ धोखा किया और ये उनकी टैपिंग कर रहे हैं। दिल्ली में हम देखें
इनके एक मंत्री जो है पटेल नगर के जो है राजकुमार आनंद जी ये कहकर कि भाई ठीक मुझे है, अब शर्म आती है, भारतीय जनता आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से जो है भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए वो रिजाइन करते हैं। ठीक है आप मीना जी, संक्षिप्त एक ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। मीना जी बात संक्षेप में रखिए जी। करने दीजिए। पंकज पुष्कर जी वो वहां पर सत्य पर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, कहते हैं कि ये विज्ञापन पर पैसे खर्च करते हैं पर लोगों के कल्याण के लिए नहीं करते। ठीक अब है, पंजाब में स्थिति, अब माइनिंग का हाल देखिए, मैं महिला एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है। निवाज जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अनिल जी से भी एक सवाल है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और क्या मुंह में राम और निशाने पर कुर्सी, ये किया जा रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से। लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो रहा है और चुनाव प्रचार का शोर बुधवार को थम गया। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद है। निवान जी मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में एक लाइन में उत्तर दें, क्योंकि आप अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते थे मीना जी के आरोपों पर पलटवार। और तब मैं अनिल जी से अगला सवाल और समझना चाहूंगी कि कांग्रेस ने क्यों कहा है ट्रेडर्स ऑफ राम बीजेपी को। निवान जी देखिए, मैं बस ये कह रहा था कि किस तरह से ये झूठ कॉन्टिन्यूसली फैलाते हैं। ये हर रोज एक नया झूठ लेके आते हैं। 3 चुनाव दिल्ली में इसी झूठ पर लड़ लिए इन्होंने। दिल्ली की जनता ने क्या कहा, क्या हाल किया इनका, आप देख लीजिए। ये स्कूटर पार्टी बन के रह गए दिल्ली में। इनके पूरे देश की बीजेपी ने दिल्ली में जोर लगा लिया था 2020 में, और क्या हाल हुआ आप देख लीजिए। क्योंकि यही झूठ फैलाते थे। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो इनके झूठ में आती ही नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, 9 लाख रुपए की सीट, 12 लाख रुपए का टॉयल, पता नहीं कहां से ले आते हैं ये सब जुमले। ये कौन इनको व्हाट्सएप पे भेज देता है। ये तो झूठ आपको बता रहा है। मैं आपको सच बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में गए ना, इतने साल गुजरात में शासन करने के बाद जब इनको स्कूल दिखाना था तो इन्होंने टेंट का स्कूल बनाया था गुजरात में। 21 लाख रुपए का टेंट का स्कूल बना था दिखाने के लिए। और अगर यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ दिल्ली में स्कूल देखना चाहती थी तो दिल्ली का सरकारी स्कूल दिखाया गया था, और उसमें किसी भी दिल्ली सरकार के व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। ये लोग झूठी पार्टी है। ये लोग जो हर बात में झूठ बोलते हैं। ये इनके प्रवक्ताओं को सुबह एक झूठ की लिस्ट आ जाती है, बस वही मीडिया में पूरा दिन चलाते रहते हैं। एक भी बात तथ्य नहीं बोली इन्होंने पूरे शो में। ठीक है, ठीक है। ये तो जनता देख रही है कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है, कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है, कौन सी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, जनता का ध्यान नहीं रख रही है। अनिल सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, कांग्रेस ने जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जो एक वरिष्ठ नेता है, महासचिव भी हैं, उन्होंने ट्रेडर्स ऑफ राम करार दिया है बीजेपी को। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? हाँ, मतलब कि अगर मतलब मुझको उनसे सहमति है। सहमति इसलिए है कि ट्रेडर्स ऑफ राम एक तो वोट का उससे फायदा उठाना चाहते हैं, दूसरा अयोध्या को एक धार्मिक स्थल के बदले पर्यटन केंद्र में बदल दिया है। और ये काम उन्होंने विश्वनाथ नगरी में भी की जी। ये क्या कहते हैं, बनारस में। बनारस की संस्कृति आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको बनारस की संस्कृति के बारे में घंटों ये क्या कहते हैं, मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, ये बहुत निजी जानकारी है, लेकिन मैं बता दूं कि बनारस से मेरा संबंध रहा है जी। तो आप देख लीजिए कि वो ऐसा केंद्र रहा है, उसका नष्ट कर दी उन्होंने। उसकी जो ये थी, मतलब इतने महान संस्कृति को नष्ट करके उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब कौन कर रहा है? ये कर रहा है वही एक ही बनाने वाला है गुजरात का, वो जो आर्किटेक्ट है, उसी कंपनी को वो जलियांवाला बाग में भी बनाता है, साबरमती आश्रम भी रिनोवेट करता है, और वो ये बनारस का भी करता है। तो ये तो क्लियर है, उसमें कोई सच्चाई। सबसे बड़ा है कि वोटों का कारोबार। क्या अभी बताइए कि कल परसों इलेक्शन है और अभी वो क्या कहते हैं, राम जी का पाठ कर रहे हैं। अरे ये आपकी आस्था है, आप अपना करिए ना। हिंदुस्तान की जनता आपने उनको बनाया है हिंदू क्या? और आपने उनको आस्तिक बनाया है क्या? इतनी करोड़ों जनता जो है वो तो आपका तो कोई दोहा भी नहीं जानता लोग। मतलब किसी भी, अगर मैं चैलेंज करता हूं कि आरएसएस या बीजेपी का कोई कवि हो ऐसा जिसका कि किसी आदमी के मुंह पर नाम हो, ये राम के नाम पे, और कबीर है, और वो हम लोग को याद भी करते हैं तो इकबाल को याद करना पड़ता है कि इमाम हिंद कहा वो जी। इनके पास तो कोई है भी नहीं जी। तो ये, और सावरकर खुद मानते थे कि कोई जरूरत नहीं है इस तरह की आस्था। ठीक है, तो आप एकदम। और सबसे बड़ा राम भक्त जो इस सदी में हुआ वो तो गांधी जी थे, जिसको गोली मार दिया इनके लोगों ने।
वो तो मरते हुए भी हे राम बोल करके गए। जी और नैतिकता का एक लास्ट लाइन कहूंगा जी। कि केजरीवाल पर तो उन्होंने बहुत आरोप लगा दिए। 8,000 करोड़ का विमान खरीद लिया इस गरीब मुल्क का। उसके बाद जब जरूरत नहीं थी, कोरोना से हम गुजर रहे थे, तो ये क्या कहते हैं सेंट्रल विस्टा बना दिया और इतना बड़ा खर्चा कर दिया जबकि ऑलरेडी चल रहा था। तो झोपड़ी में भी अगर चले तो कोई हर्ज नहीं है, उसका बड़े भवन से क्या लेना देना है लोगों का भाई। अनिल जी, एक सवाल मेरा आम आदमी पार्टी के विजन को, क्योंकि निवान जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का जो विजन है देश के लिए वो राम राज्य का है। पंजाब में भी ये जो विजन है क्या काम करेगा आपको लगता है? मेरे से पूछा आपने? जी जी। नहीं, वो नहीं कि ये मैं देखिए ये विजन जो है ना ये गलत है, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे या ये करे। अब मेरा मानना ये है, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे ही मानता हूँ कि राजनीति में धर्म को लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो और चाहे वो अकाली दल करे या ये क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी करे या कांग्रेस करे या बीजेपी करे, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। मेरा मानना ये है कि आप जब राजनीति करते हैं तो ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी रामराज का नाम लेते थे तो रामराज का कभी भी कांग्रेस के घोषणा पत्र नहीं था, ये उनका निजी था। और गांधी जी जो है कभी कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में इसका नाम नहीं लेते थे, ये उनका विजन था। अलग बात है कि रामराज की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा था कि जो सबसे बड़ा बेहतरीन शासक मुस्लिम शासक था खलीफाओं में, उसका राज मेरे रामराज की कल्पना में। मतलब उनका कहना था कि जो सबसे सुंदर राज्य है, सबसे बराबरी और ये वाला वो राज्य बनाना चाहता हूँ, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। जी मीना जी, जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसी भी जनप्रतिनिधि की वो तो जनता की सेवा है, तो कहीं ना कहीं जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं परेशानियां हैं, वही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इस पर जोर दिखना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में ऐसा नहीं देखा गया। आखिरी चुनाव प्रचार के दौरान भी खास करके जिसकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा है सत्ता में मौजूद बीजेपी की तरफ से। नहीं नेहा जी, हमारी जवाबदेही जो है हमेशा से भारत की जनता के प्रति रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जिम्मेवारी को समझती है और इसीलिए जो है वो अपने देश की 140 करोड़ की जनता को जो है बिना किसी जाति भाव के भेदभाव के बिना जो है वो आगे लेकर जाने का काम कर रही है। पर मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपना आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत ही सीमित है मीना जी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में बात रखें। जी, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले। इनके पंजाब में, दिल्ली में 2 जगह इनका शासन है, और आप पंजाब में स्थिति देखिए किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं जो है बाजार में घुमाया जाता है। हाल ही में जो है 3 दिन पहले जो है एक अपने विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे विकास भगत किलिंग हुई। मतलब ये हम देखें जी, अब पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ गया। क्या ऐसी राम की जी, समय समाप्त हो गया मीना जी। सवाल बने हुए हैं और पहले चरण का जो मतदान है उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और शोर जो चुनाव प्रचार का है वो थम गया है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बीजेपी को भी मेरी तरफ से और आम आदमी पार्टी को भी इन चुनाव के लिए। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। निवान जी आपका भी धन्यवाद, मीना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अब आखिर में अनुरोध करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम के लिए जो भी फीडबैक देना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें info@justbroadcasting.com या फिर आप मुझे सीधे तौर पर फीडबैक भेज सकते हैं ईमेल के रूप में neha@justbroadcasting.com पर। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।